गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 5 में टॉपिक कवर करेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव वो सारे कंपोनेंट जिसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है और ये आपकी बॉडी को किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ स्मेल को बेटर करने में मदद करते हैं, फूड की टेस्ट को बेटर करने में, लास्ट लॉन्गर एंड लुक बेटर। इनका आपकी बॉडी में और कोई ऐसा एनर्जी गिविंग फंक्शन नहीं है। और ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज फ्लेवोनाइड्स। फ्लेवोनाइड्स, ये फ्लेवोनाइड्स आपको किससे मिलेंगे? ये आपको वेजिटेबल्स से और फ्रूट्स से मिलते हैं। और ये आपकी बॉडी में किस तरह के फंक्शन करेंगे? ये आपकी बॉडी को ऑस्टियोपाइरोसिस होने से बचाएंगे, हार्ट डिजीज से बचाएंगे, ब्रेस्ट कैंसर से बचाएंगे। इसके अलावा इसका आपकी बॉडी में एनर्जी देने से रिलेटेड कोई वर्क नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसी तरीके से आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये भी आपको कोई एनर्जी नहीं देता। और ये हमें किस किस से मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, बेक्ड फूड, पावर ड्रिंक, कैंडी, पुडिंग, जैम्स, जेलीज या फिर डेयरी प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है हमारा फाइबर्स। फाइबर्स का आपकी बॉडी में क्या काम है? ये आपकी बॉडी में एज ए क्लीनिंग एजेंट काम करेंगे। इनका भी कोई एनर्जी गिविंग फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आपका स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए हम ये कह सकते हैं इनकी मेडिसिन वैल्यू है और ये आपको कई डेफिशिएंसी डिजीज से बचा सकते हैं। अदरवाइज ये भी आपको कोई एनर्जी नहीं देते। स्पाइसेस में आप जैसे कि मेन है आपका टर्मरिक और इसी के अकॉर्डिंग गार्लिक और टर्मरिक इनकी मेडिसिन वैल्यू है। ये भी एनर्जी गिविंग सब्सटेंस नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कॉफ़ी कैफीन से बनता है। ये आपकी बॉडी में अलर्टनेस बढ़ाता है, अदरवाइज ये भी एनर्जी गिविंग सब्सटेंस नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट और लास्ट प्रिजर्वेटिव्स क्या करेंगे? ये आपके फूड की लाइफ को बढ़ा देंगे, फूड को लंबे समय तक सेफ रखेंगे। इनकी भी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। हेल्दी वेट हम किसे कहेंगे? अकॉर्डिंग टू BMI हेल्दी वेट हम कहेंगे जिसकी BMI 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में है, उसको हम हेल्दी वेट कहेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा वेट इससे कम है तो वो आएगा आपका अंडर वेट में। अगर इससे ऊपर है 25 से 29.9 है तो वो आ जाएगा ओवर वेट में। और अगर वो 30 से 34.9 है वो आ जाएगा ओबेसिटी की क्लास 1। और 35 से लेकर अगर वो 39.9 के बीच में है तो वो आएगा आपका ओबेसिटी क्लास 2। एंड अगर अबव 40 है तो वो आपका ओबेसिटी क्लास 3 में काउंट होगा। अब बारी आती है कि ये जो हमारी वेट कैटेगरी है ये हम कैसे निकालेंगे? वेट कैटेगरी को निकालने का एक फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, वेट अपॉन हाइट स्केल। वेट आपको किस में लेना है? केजी में लेना है। और हाइट आपको किस में लेनी है? मीटर और सेंटीमीटर में। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक वेट कैटेगरी निकल के आएगी और उस वेट कैटेगरी को हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि वो किस में है। अब मान लो किसी की वेट कैटेगरी 25 से लेकर 29.9 के बीच में है तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में काउंट करेंगे? वो हमारा आ जाएगा ओवरवेट। अगर मान लो उसकी वेट कैटेगरी 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में है तो वो कौन सी कैटेगरी में काउंट होगा? वो काउंट होगा नॉर्मल वेट कैटेगरी में। हमें यहाँ पे उसकी पहले क्या करना है? BMI कैलकुलेट करना है और फिर उस कैटेगरी में हम उसको देखेंगे कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक है मेथड्स टू कंट्रोल बॉडी वेट। हम अपने बॉडी वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट फॉर वेट कंट्रोल। हम
अपनी डाइट में किस तरीके से मॉडिफिकेशन करके चेंज करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे छोटे छोटे से मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सेट एप्रोप्रिएट गोल, हम एक गोल सेट कर लें कि हमें इससे ज़्यादा अपने वेट को नहीं बढ़ने देना है। इसी तरीके से सेकंड है अवॉइड स्टेज डाइट। स्टेज डाइट लेने से बचना है, क्योंकि क्या होगा स्टेज जब हम नॉर्मल डाइट लेंगे तो स्टेज डाइट से हम नॉर्मल डाइट जब लेना शुरू करेंगे तो हमारा वेट जो हमने कम किया है उससे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ईट बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेना है, उसमें सारी चीज़ों का बैलेंस हो, उसमें विटामिन का भी, प्रोटीन्स का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी, आपका कैलोरी का। इसी तरीके से है लिमिट इनटेक ऑफ शुगर्स। शुगर का जो इनटेक हम कर रहे हैं अगर हम उसको कंट्रोल कर देंगे तो क्या होगा, हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि हम सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं या पुडिंग, जेली, इस तरह के कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो उनका अमाउंट हम कम कर देंगे तो हमारे वेट को कम होने में हेल्प होगी। नेक्स्ट है हमारा लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ फूड। जो हम फूड खा रहे हैं उसकी अगर हम क्वांटिटी को लिमिट कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे तो वो भी हमें वेट कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है डू नॉट स्किप मील। हमें मील को स्किप नहीं करना है, हम उसके अमाउंट को कम कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम उससे ज़्यादा खा लेंगे, इसलिए स्किप करने के बजाय उसके अमाउंट कम कर दें। अवॉइड जंक फूड, जो हम जंक फूड ले रहे हैं अगर उसको अवॉइड कर देंगे तो वो भी हमारे वेट को कम करने में मदद करेगा। अगर हम रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो वो भी हमारे वेट को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट और लास्ट बैलेंस कैलोरीज इनटेक एंड एक्सपेंडिचर। जो कैलोरी हम ले रहे हैं उनके बीच में बैलेंस बनाना है। जो ले तो मान लो हम ज़्यादा रहे हैं और हम उसको खर्च कर ही नहीं पा रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा। इसलिए जो कैलोरी हम ले रहे हैं और जो हम खर्च कर रहे हैं उसके बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। क्या है ये पिटफॉल्स? पहले में जानना जरूरी है कि हम वेट को लूज करने के लिए या वेट को गेन करने के लिए जो भी मेथड्स फॉलो करते हैं उनके कारण क्या होता है, हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उनको ये लगता है कि ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज, अगर हम बहुत कम कैलोरी का यूज करेंगे तो क्या होगा, हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। या फिर स्किपिंग मील को स्किप करके हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। या फिर लिमिटिंग इनटेक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, अगर हम कुछ न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को बिल्कुल लिमिट कर देंगे या तो स्किप ही कर देंगे या फिर उसको बहुत कम मात्रा में लें तो भी हम वेट कम कर सकते हैं, ये भी गलत है। या फिर वो इस चक्कर में लो एनर्जी डाइट लेना शुरू कर दें। लो एनर्जी किसमें होगी, जिसमें फैट नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, इस तरह के कंपोनेंट्स। या फिर नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी ही ना परफॉर्म करें। फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने से क्या होता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। और आप अगर फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको ये लगता है कि नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ डाइट के थ्रू ही अपने वजन को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमें डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी रेगुलर वे में परफॉर्म करना है, जिसके कारण हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग मीन्स हम अपने वेट को कम या ज़्यादा करने के लिए जो उल्टे सीधे मेथड्स फॉलो करते हैं वो है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। और इस पिटफॉल्स के कारण क्या क्या डेंजर हो सकते हैं, इस पिटफॉल्स ऑफ डाइट के कारण आपकी बॉडी में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मेंटल डेंजर हो सकता है। इसलिए हमें पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। इसी में नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक आ जाता है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या है, जब आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जब किसी फूड को प्रॉपरली प्रोसेस्ड ना कर पाए या फिर उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, वो फूड जिसको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली प्रोसेस ना कर पाए या फिर उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फूड इंटॉलरेंस के एब्सेंस ऑफ एंजाइम हो सकता है,
केमिकल कोज हो सकते हैं, जब आपके फूड में कोई केमिकल सब्सटेंस हो, या फिर टॉक्सिन्स इन फूड, टॉक्सिन्स भी इसका एक कारण हो सकता है, या फिर ग्लूटोन इंटॉलरेंस, किसी को ग्लूटोन इंटॉलरेंस हो, या फिर फूड एडिटिव्स जो कि हम फूड के फ्लेवर को या फिर फूड के टेस्ट को बेटर बनाने के लिए यूज करते हैं, ये भी इंटॉलरेंस किसी को हो सकता है। अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जिस फूड से आपको प्रॉब्लम हुई है उस फूड को हमें कुछ टाइम के लिए अवॉइड करके देखना चाहिए। अगर आप उसको अवॉइड करके ठीक हो रहे हैं, इट मीन्स आपको स्पेसिफिकली उस फूड से प्रॉब्लम है। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। अगर किसी को फूड इंटॉलरेंस है तो उसके आपकी बॉडी पे क्या क्या साइड इफेक्ट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये ज़्यादातर क्या होता है, आपको कई फूड तो ऐसे हैं जिसको लेते ही उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई फूड का जो इंटॉलरेंस है वो 48 आवर्स के बाद भी देखने को मिलता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो है नर्वसनेस होगी, स्वेटिंग होगी, आपको रैपिड ब्रीदिंग होगी, हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, डायरिया, बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन में आपको जलन भी महसूस होगी, टाइटनेस अक्रॉस द फेस एंड चेस्ट, फेस पे और चेस्ट में आपको टाइटनेस फील होगी, या फिर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या फिर आपको एलर्जी जिससे कि रिएक्शंस आपकी फेस पे या आपकी स्किन पे रेड रैशेज आने शुरू हो जाएंगे। ये सारे क्या है, फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं। और कॉजेज क्या क्या है? कॉजेज एब्सेंस ऑफ एंजाइम भी हो सकता है, केमिकल कॉज भी हो सकता है, या फिर फूड में कोई टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो, या ग्लूटोन इंटॉलरेंस हो, या फूड एडिटिव्स से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे फूड मिथ्स। फूड के बारे में लोगों के मन में एक अलग सी सुनी सुनाई बातों पे धारणा बनी हुई है। वो जो कुछ भी सुनते हैं उसी पे यकीन कर लेते हैं। उसके बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस तो अवेलेबल है नहीं जिससे कि हम ये क्लियर कर पाएँ कि ये जो सुनी सुनाई धारणाएं हैं, अजम्पशंस हैं, ये गलत है। फूड मिथ्स क्या है कि जैसे कई बार लोग बोल देते हैं कि घी खाने से हम मोटे हो जाएंगे या आलू खाने से हम मोटे हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। अब जैसे फूड मिथ्स के बारे में हम बात करें क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं सारी, पोटैटोज मेक्स यू फैट। लोगों के मन में धारणा है कि हम आलू खाने से मोटे हो जाएंगे, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आलू को मॉडरेट क्वांटिटी में आफ्टर एक्सरसाइज यूज करें तो वो कार्बोहाइड्रेट का एक रिच सोर्स है, बिल्कुल भी हम मोटे नहीं होंगे। इसलिए हमें किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज हैविंग मील आफ्टर ईटिंग फिश। लोगों के मन में धारणा बनी हुई है कि अगर हम फिश खाने के बाद दूध पिएंगे तो हमारी स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत हेल्दी है और ये क्या है, एनर्जी रिच फूड है और इसकी बहुत सारी वंडरफुल रेसिपीज तैयार होती हैं, इसलिए कहना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज वेजिटेरियंस कैन नॉट बिल्ड मसल्स। लोगों का मानना है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी मसल्स बिल्ड नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल भी नॉन वेज यूज नहीं करते और वो बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जैसे चीज़ है, नट्स है, पल्सीज है, ये आपकी मसल्स को बिल्ड करने में मदद करते हैं। इसी तरीके से हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव। हेल्दी फूड, क्या आप ये मानते हैं कि हेल्दी फूड एक्सपेंसिव है? बिल्कुल भी नहीं। जो सीजनल फ्रूट्स हैं या फिर सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए ये भी कहना गलत है। नेक्स्ट इज क्रैश डाइटिंग। लोगों का मानना है कि क्रैश डाइटिंग से हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बट लेकिन जब हम नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो हमारा जो पहले वेट था हमारा जो वेट है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कहना बिल्कुल गलत है कि क्रैश डाइटिंग से हम वेट कम कर सकते हैं। इसी तरीके से लोग मानते हैं कि ईटिंग एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, कि एग खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। जब आप एग की मॉडरेट क्वांटिटी यूज़ करेंगे
तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। उल्टा एग्स क्या करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। इससे आपका इसमें क्या होता है, लो सैचुरेटेड फैट होता है, जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन योर मील्स विल मैस अप योर डाइजेशन, कि हम खाने के बीच में अगर पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन मैशअप हो जाएगा और आप मोटे हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है। उल्टा पानी पीने से क्या होगा, हमारा जो फूड जूसेस हैं एंड एंजाइम्स हैं विल बी डाइल्यूटेड बाय द फ्लूइड, वो इजीली डाइल्यूट हो जाएंगे और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से है ईटिंग घी आफ्टर प्रेगनेंसी। लोग क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जब हम घी खाते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर आप यूज़ करेंगे तो इट में भी कुछ चांसेस हैं कि आपका वेट बढ़ जाए, लेकिन अगर आप 2 से 3 टेबल स्पून घी अगर न्यू मदर को दे रहे हैं तो उसकी बॉडी की हीलिंग बेस्ट होगी या उसकी रिकवरी फास्ट होगी, इसलिए ये कहना भी गलत है। इसी तरीके से है एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर। एक्सरसाइज करने से आप ज़्यादा खाने लगोगे, लेकिन ये भी फैक्ट नहीं है। उल्टा एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका डाइजेशन बेटर हो जाएगा और आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसलिए जो सारे सुने सुनाए फूड मिथ्स हैं, हमें इन पे यकीन ना करके हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फूड को लेना चाहिए। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, वैसे तो डाइट हर एक के लिए ज़रूरी है। डाइट हमारी लाइफ का एक मेन पार्ट है। जैसे हम डाइट लेंगे वैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल होगा। इसलिए एक आम पर्सन को अगर हम कंपेयर करें एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट उसकी बॉडी में क्या क्या काम करेगी, क्यों इम्पोर्टेंट है, यह किसी भी प्लेयर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। डाइट क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी फॉर कंपटीशन एंड ट्रेनिंग। चाहे कंपटीशन फेज है चाहे ट्रेनिंग फेज है, दोनों फेज में एक प्लेयर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको, थ्रू डाइट। इसलिए उसको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तीनों क्या है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। और जो 2 बच गए आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो हैं डेफिशिएंसी डिजीज बचाने वाले सब्सटेंस। इसलिए एक प्लेयर के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। सेकंड है अचीव एंड मेंटेन बॉडी वेट। बैलेंस डाइट से आप अपने बॉडी वेट को बैलेंस कर पाएंगे। जैसे आपने एक टारगेट रख लिया कि मेरा जो बॉडी वेट है वो 60 kg होना चाहिए। 60 kg आपने अचीव कर लिया, लेकिन अचीव तो एक बार आपने कर लिया, उसको मेंटेन करना भी एक बड़ा टास्क है। इसलिए बैलेंस डाइट आपने जो अचीव किया बॉडी वेट, उसको मेंटेन करने में भी आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका डिजीज प्रिवेंशन। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो कुछ डिजीज तो ऐसी हैं जो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, बैक पेन है। ये सारी की सारी डिजीज़ अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंट यानी कि इससे बच सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर फास्ट रिकवरी, फॉर फास्ट रिकवरी। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी की जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाएगी। जो आपने ट्रेनिंग के ड्यूरिंग और कंपटीशन के ड्यूरिंग आपकी बॉडी ने लैक किया है वो आप इजीली गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज मसल टायर्डनेस। आपकी मसल्स की जो टायर्डनेस है वो कम हो जाएगी। देखो, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, बैलेंस डाइट का आपकी बॉडी के साथ डायरेक्ट क्या है, रिलेशन है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको टायर्डनेस कम होगी। अगर आपकी बॉडी में पहले से ही डेफिशिएंसी है तो आपको टायर्डनेस ज़्यादा होगी। इसलिए बैलेंस डाइट आपको
आपकी टायर्डनेस को कम करने में भी मदद करेगी। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर स्लीप। बैलेंस डाइट आपकी प्रॉपर स्लीप के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बैलेंस डाइट के बगैर आपको नींद भी नहीं आएगी। अगर आप शाम को ढंग से खाना नहीं खाते तो आपको नींद भी नहीं आती अच्छी, इसलिए बैलेंस डाइट एक अच्छी साउंड स्लीप के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज फोकस। बैलेंस डाइट आपके फोकस को भी इंक्रीज करती है। आप अगर किसी एक्टिविटी पे अटेंशन पे करना चाह रहे हैं तो बैलेंस डाइट के थ्रू आपके लिए ये ईजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके मूड स्विंग को कंट्रोल करते हैं। आपके अटेंशन को, आपके फोकस को कौन डिक्रीज करता है, किसके कारण आप डिस्टर्ब होते हैं? मूड स्विंग के कारण। बैलेंस डाइट आपके मूड स्विंग को कंट्रोल करेगी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, इंक्रीज इम्यून सिस्टम हेल्थ। बैलेंस डाइट के थ्रू आप अपने इम्यून सिस्टम की हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। अगर आपकी इम्यून सिस्टम की हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होगा? आपको आपकी इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाएगा और आपको बीमारियां अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। ये था एक प्लेयर की बॉडी में बैलेंस डाइट का रोल या उसकी इम्पोर्टेंस। इसलिए हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक प्लेयर के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। इसी में हमारा एक छोटा सा और नेक्स्ट टॉपिक आता है, मील इनटेक गाइडलाइंस। हमें किस तरीके का मील लेना चाहिए प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन। कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के ड्यूरिंग, दौरान और कंपटीशन के बाद में। हम पहले डिस्कस करेंगे प्री कंपटीशन। हमें प्री कंपटीशन या इवेंट किस तरह का मील लेना चाहिए। कंज्यूम ए मील विद हाई कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी। मॉडरेट प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का जो लेवल है वो कैसा हो, अमाउंट कैसी हो? मॉडरेट। लो फाइबर एंड लो फैट प्रोवाइडिंग, जिसमें फैट भी कम हो, फाइबर का अमाउंट भी कम हो और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अमाउंट मॉडरेट हो, लेकिन रिच कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? आपको एनर्जी देता है। अवॉइड हाई शुगर फूड्स। ऐसे फूड को अवॉइड करना है जिसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा हो। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ऑन रेगुलर ट्रेनिंग डेज कंज्यूम स्मॉल मील्स और स्नैक्स एवरी 2 to 3 आवर्स। ट्रेनिंग के दौरान हमें छोटा छोटा स्मॉल मील्स 2-3 घंटे के बाद कुछ न कुछ लेते रहना चाहिए। ये क्या करेगा? आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखेगा। ये था आपका प्री कंपटीशन, हमें किस तरीके का मील लेना चाहिए। अब बारी आती है ड्यूरिंग कंपटीशन। देखो एक सीधा सी सिंपल सा मेथड है कि ड्यूरिंग कंपटीशन अगर हम कोई सॉलिड फूड लेंगे तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा तो एनर्जी भी क्विक नहीं दे पाएगा। तो ड्यूरिंग में हमें कोशिश करनी है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शॉर्ट ब्रेक में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जैसे हम एक केला खा सकते हैं या कोई जूस पी सकते हैं या फिर कोई कमर्शियल स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हैं जिसमें शुगर का लेवल लेकिन कम। क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट रिच कोई बनाना ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं या कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हैं या थोड़ा बहुत पानी भी पी सकते हैं। ये था ड्यूरिंग, क्योंकि ड्यूरिंग कंपटीशन हमें हैवी मील नहीं लेना है। अब बारी आती है पोस्ट इवेंट। पोस्ट इवेंट में प्रॉपर डाइट क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमने लैग किया है, जो हमारी बॉडी ने ड्यूरिंग कंपटीशन लैग किया, उसकी दोबारा से रिकवरी के लिए उसकी रिकवरी बहुत जरूरी है। ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड टू रिप्लेस व्हाट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इनफ फ्लूइड लेना है हमें, ताकि जो कुछ भी हमने ड्यूरिंग इवेंट लैग किया है, लॉस्ट किया है, वो दोबारा से रिगेन कर पाए। ईटिंग कार्बोहाइड्रेट टू रिफिल द बॉडीज एनर्जी स्टोर। हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेना है जिससे कि हम दोबारा से अपनी एनर्जी को रिफिल कर पाए। कंज्यूम सोडियम, पोटासियम एंड क्लोराइड। सोडियम, जिस फूड में सोडियम हो, पोटासियम हो और क्लोराइड हो। क्यों?
क्योंकि ये मिनरल्स आपके स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं। अगर इन मिनरल्स की आपकी बॉडी में कमी होगी तो डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मील है वो प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट कॉम्पिटिशन बैलेंस्ड हो, जो हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो।